हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इतना तो आपको पता होगा। और अगर इतना पता है तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। क्यों 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऐसा क्यों है कि हम 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं? यहां तो आप जान गए कि 14 सितंबर को भारतीय संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी को क्या होता है? पहली बार 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कहां मनाया जाता है? नागपुर में मनाया जाता है। किसके अध्यक्षता में? श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में। यानी पहली बार 10 जनवरी 1975 को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसे विश्व हिंदी दिवस के नाम से भी जानते हैं, आपको मनाते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में स्थापित यानी मनाते हैं। तो यहां से एक परंपरा चल गई कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अभी जो हमारा सम्मेलन होता है, हिंदी सम्मेलन होता है, अभी हाल ही में जो हुआ है वह 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, जो मॉरिशस में हुआ है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो अब ये जो होते हैं हिंदी के विकास के लिए वर्णमालाओं पर आधारित होती है, यानी सभी लोग क्या है? वर्णमालाओं पर आधारित हैं, क्योंकि बिना वर्णमाला के आपके काम चलने वाला नहीं है। तो अब इस वर्णमाला को हम विभाजित कर देते हैं। वर्णमाला को कितने रूपों में हम विभाजित करते हैं? इस वर्णमाला को हम 3 रूपों में यानी 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा विभाजन किस में होता है? स्वर में होता है। पहला विभाजन स्वर में होता है। दूसरा विभाजन किस में होगा? अयोगवाह के रूप में होगा। दूसरा विभाजन अयोगवाह के रूप में होगा। और तीसरा जो हमारा विभाजन होगा वह व्यंजन के रूप में होगा। यानी हम इसको वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं कि कौन कौन से हैं, स्वर हैं, अयोगवाह हैं और व्यंजन हैं। अब इसको भी जब हम विभाजित करते हैं, यानी हम स्वरों को विभाजन करें, व्यंजनों को विभाजन करें, तो कैसे होगा? इसका विभाजन होता है। विभाजन के पहले थोड़ा सा मैं देख लूं कि मेरे साथ कौन कौन से आप लोग महान मूर्धन्य जो मेरे शिक्षार्थी हैं, जो ज्ञानवान शिक्षार्थी हैं, वह कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो पंकज मिश्रा और निशा, विजयकांत, सपनेश, असगर और सोनू, राधा कृष्ण, पूनम, रेणु, रूबी, स्वप्नेश, उज्जवल, निशा, रंजीश, गरिमा, पवन, राहुल, सुमन, सोनू, क्या है, दीपिका, विनय, आप लोगों से नेहा, अरविंद, मां, मंगला, वाह क्या बात है, शिवा, शुभम, पूजा, पंकज, विक्रम, शिल्पी, रेखा, प्रमोद, कल्पना, फैजल, पूनम, रवि, माया, पिंकी, के क्या बात है। आप लोगों के तो लगातार एकदम आप लोग बढ़ते चल रहे हैं, इतनी तेजी से आप लोगों का नाम और फूलों के साथ आपका आ रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इसी गुलदस्ते के साथ और आशीर्वाद रूप में। हम आगे चलते हैं और इस आगे के क्रम में हम देखते हैं कि यानी कि आप लोग लगातार इतना स्नेह दिखा रहे हैं, इतना स्नेह आप लोगों ने पैदा किया है टारगेट विद्यालोक पर और हमारी संस्था पर। तो यानी कि हम उस ये जो है विश्वास को निश्चित तौर पे आपके साथ कायम रखेंगे। यानी स्वर का हम विभाजन जब करते हैं, आप एक नए तरीके से देखिए, तो स्वर का विभाजन अगर हम करें तो इसको अगर हम देखते हैं तो पहला विभाजन क्या होता है? उच्चारण अवधि के आधार पर होगा। पहला विभाजन क्या होगा? अगर हम देखें उच्चारण अवधि के आधार पर, इसमें हम कर सकते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, या थोड़ा सा हम दूसरे पेज पर लेते हैं और यहां पर स्वरों का हम विभाजन करते हैं। तो स्वर का विभाजन यहां पर हम भिन्न भिन्न रूपों में स्वरों को देखते हैं। कैसे हम देखेंगे? उच्चारण अवधि के आधार पर, इस रूप में हम देखेंगे भी समझेंगे क्या है उच्चारण अवधि। इसके अलावा क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि हम उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, स्थान के आधार पर स्वर, इस रूप में भी हम समझेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं। संरचना के आधार पर स्वर हम देखेंगे कि संरचना के आधार पर स्वर क्या होते हैं। संरचना के आधार पर स्वर क्या होते हैं? आधार पर स्वर। मात्रा के यानी प्राणवायु के आधार पर सब, प्राणवायु या मात्रा के आधार पर, या श्वासावधि के आधार पर,
श्वासावधि के आधार पर स्वर, श्वासावधि के आधार पर स्वर, इस रूप में भी हम देखेंगे। यानी कि हम स्वरों को ये केवल एक ही रूप में हम बल्कि नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम भिन्न भिन्न रूप में हम स्वरों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसी में दीर्घीकरण के आधार पर स्वर, यानी दीर्घ स्वर को हम भी पढ़ेंगे, और प्लस स्वरों के बारे में भी जानेंगे, संयुक्त स्वरों के बारे में भी जानेंगे, और संधि स्वरों के बारे में भी जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, प्लस स्वर क्या होते हैं। यानी हम जो है स्वरों को एक ही रूपों से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न रूपों में भी हम स्वर को समझेंगे और जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो अलग हम पढ़ेंगे, यानी दूसरे रूप में अगर हम देखेंगे, दूसरा रूप क्या हमारा आता है, अयोगवाह का आता है। दूसरा रूप क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा। अयोगवाह का आप लोग नाम सुने होंगे। अयोगवाह किसने नाम दिया है, किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। किसने दिया है, किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीदास वाजपेयी। यहां पर किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह नाम दिया, जबकि अन्य विद्वान क्या कहते हैं, इसको स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह को क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह को अन्य किस नाम से, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं, या किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम दिए हैं। इसके अंतर्गत जो शामिल होने वाले वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, अंग होते हैं और अह होते हैं। दो वर्ण शामिल होते हैं। क्यों इन्हें अयोगवाह नाम देते हैं या स्वर मिश्रित व्यंजन क्यों नाम देते हैं, क्यों ऐसा, योग मतलब क्या होता है, योग मतलब मिलन होता है, योग मतलब जोड़ होता है, वाह मतलब चलने वाला, अ मतलब नहीं, यानी जो जोड़ के साथ नहीं चल पाता है उसे अयोगवाह हम कहते हैं। साधारण सी बात है, एक संक्षिप्त एक सामान्य बात है। तो यानी अयोग हो रहा है, यानी हमारा जो साथ में ये वर्ण चल रहे हैं, ये अंग हुए या अह हुए, ये जो वर्ण चल रहे हैं, यह न तो स्वरों के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं और न ही व्यंजनों के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं। इसलिए किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह नाम दिया। अन्य विद्वानों ने इसे स्वर मिश्रित व्यंजन के नाम से बताया। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनका मिलन स्वरों के साथ भी वैसे हो रहा है और इनका मिलन व्यंजनों के साथ भी वैसा हो रहा है, इसलिए इसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अगर ये नहीं रहते, ये स्वरों के साथ पूर्णतः मिलते या व्यंजनों के साथ पूर्णतः मिलते, तब तो ये अपना पूर्ण अर्थ देते, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे हैं, आधा अर्थ देख रहे हैं। आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, तो आज के बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट इसमें गड़बड़ नहीं होगा और आप ये समझ जाएंगे कि इनको अयोगवाह, जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे कि अयोगवाह का या स्वर मिश्रित व्यंजन का नाम सुनते होंगे, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा आखिर अयोगवाह है तो क्यों अयोगवाह नाम दिया गया, तो क्यों दिया गया, या स्वर मिश्रित व्यंजन क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहा गया। आप स्पष्टीकरण के तौर पे आज जान लीजिए कि कैसे यह अलग हो रहे हैं, क्यों ऐसा इनको दिया गया है। बचपन में इसे हम स्वरों के साथ पढ़ते थे, आप 13 स्वर पढ़ते थे बचपन में, आ ई उ ए ओ अंग अह, ऐसा पढ़ते थे। तो आप बचपन में इसको अंग और अह को भी स्वरों के साथ पढ़ते थे, लेकिन आज कहां पर आ गए हैं, आज जवानी पे आ गए हैं, तो भाई तो बुढ़ापा तो आया नहीं है, तो आज आप जो है इसको अयोगवाह के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया और क्यों इसको नाम दिया गया है, इसी को आज आपको जानना है। इसे इसलिए अंग और अह को कहा गया है। आप इसको देखिए, अंग लिखा जाता है, ये अह लिखा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो अ है ना, ये अंग जो है अपना कभी पूरा मेल नहीं करता है। स्वरों का मेल हमेशा स्वरों के किसी के साथ होगा, व्यंजनों के साथ होगा तभी भी पूरा होगा, स्वर है तो स्वर है ही। यानी इसका जो मेल होता है, चाहे वो स्वर के साथ हो और चाहे वो व्यंजन के साथ हो, पूरा मेल नहीं होगा, आधा ही मेल होगा। यानी ये जो दोनों वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, किसमें, न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ, इन दोनों के साथ कभी पूरा मेल नहीं करते हैं, बल्कि आधा ही मेल करते हैं। यानी मिलन क्या है, मिलन अभी आधा अधूरा है, यानी आधा अधूरा ही मिलन करते हैं। तो कौन सा मिलन करते हैं, इसने अंग जो है यह केवल अपना बिंदु देता है, जिसे व्याकरण में अनुस्वार कहते हैं। यह जो अह है यह अपना केवल यह दोनों बिंदु देता है, जिसे व्याकरण में विसर्ग कहते हैं। यानी इसका अलग से नाम क्या हुआ, अनुस्वार हुआ, इसका अलग से नाम क्या हुआ, विसर्ग हुआ।
तो इसने यह किसी के साथ अगर मिला तो यह केवल बिंदु अपना मिलेगा, यह किसी के साथ मिला तो केवल अपना विसर्ग मिलेगा, यानी पूरा मेल नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यह लिखा जाता हो, मान लेते हैं कि यह शब्द लिखा गया है अतः लिखा गया। अब ध्यान से समझिएगा, अतः लिखा गया है तो अतः हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। होना क्या चाहिए, क्यों नहीं हम अतः ऐसे लिखते हैं, क्यों हम अतः ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी ऐसे लिखा जाना चाहिए। जब हम अतः बोल रहे हैं, हम प्रातः बोल रहे हैं तो प्रातः को ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं प्रातः को हम ऐसे, हमको लिखना चाहिए प्रातः ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। पुनः को हमको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। हमको जो है, हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो अह है, ये जो अह है और ये जो अंग है, ठीक है, ये जो अंग है, तो अह जो है यह अपना अमेल नहीं करता है, यह कहता है कि मैं अपना विसर्ग ही मेल करूंगा। तो इसलिए जब भी यह किसी व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो अपना विसर्ग ही मेल करता है। तो इसने अपना आधा ही दिया, ये आधा ही दिया, और ये क्या हो गया, जब आधा दिया तो अतः हो गया, यानी यहां से अ कट जाता है। तो यहां से अ कट जाता है तो ये शब्द बन गया अतः बन गया। ये यहां से अ कट गया तो ये प्रातः, आप कैसे लिखते हैं प्रातः, ऐसे लिखते हैं, तो ये प्रातः बन गया। आप पुनः लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पुनः ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या ऐसे हम लिखते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि अगर ऐसा लिखा जा रहा है यानी इसका आधा मिलन हो रहा है। अब देखिए दूसरी रूप में अंक को जरा देखिए, इसका कैसा हो रहा है, कैसे इसका मिलन हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आप कोई शब्द लिखते हैं, यहां पर कोई शब्द आप लिखे, मान लीजिए कि मैंने शब्द लिखा कंपन लिखा या चंचल लिखा, मैंने शब्द लिखा क्या, चंचल लिखा। चलिए चंचल, अभी मैं बताता हूं, चंचल ऐसे लिखे। अब होना क्या चाहिए, चंचल को बेसिकली अगर हम लिखते हैं तो च फिर अंग लिखना चाहिए, फिर चल लिखना चाहिए। तो चंचल हमको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं। क्यों, अगर हम क्या कर रहे हैं, अब इस अ का क्या ले रहे हैं, ये बिंदु ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, इस अ का हम केवल आधा ही ले रहे हैं, और आधा ले करके ही हम क्या कर दिए हैं, चंग बना दिए हैं, यानी ये क्या हो गया, चंचल हो गया। यानी इस ये भी पूरा नहीं मिला, यानी यहां से ये भी आधा, ये अंग और नहीं दिया, इसने अपना आधा ही दिया और आधा दे करके हमने चंचल बना दिया। आप कहेंगे सर यहां तो आप व्यंजनों के साथ मिला दिए हैं, मान लीजिए अंक लिखा गया है तो आप क्या कहेंगे, मान लीजिए अंक लिखा गया है तो आप क्या कहेंगे, अंक में तो इसमें आप कहेंगे तो सर यहां तो अंक पूरा मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि व्यंजनों स्वरों के साथ और व्यंजनों के साथ भी, यानी चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों के साथ आधा मिल रहे हैं, तो अंक में क्यों नहीं मिल रहे हैं, अंक में भी वही काम कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसका कारण यह है कि आकृति सेम हो गई है, बनावट सेम हो रही है। आप देखिए आपको कैसे समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन कैसे समझ में आएगा, यहां पर ये अंक में भी क्या है, अ ही है। आप ध्यान से सुनिएगा, अंक में भी क्या है, अ ही है। इतना विश्लेषण आपको, सूक्ष्म विश्लेषण कोई बताने वाला आपको नहीं होने वाला, नहीं होगा। आप ये अ है और ये क ही है, अ और क ही है, लेकिन अ के साथ यह जब इसको लिया गया तो ये अपना बिंदु ही दिया, और जब बिंदु दिया तो यह क्या हो गया, अंक हो गया। आपको कैसे नहीं लगा कि यह अ है और अंग है, क्योंकि इसकी और इसकी बनावट एक है। अगर इस बनावट को हम